दोस्तों मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमने एक नई वीडियो सीरीज चालू की है जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की RTMNU मतलब नागपुर यूनिवर्सिटी के लिए बनाई गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सेमेस्टर 6 की क्या एक वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में क्या मिलेगा आपको, तो पूरे 45 डेज के अंदर मतलब 45 दिन के अंदर आपको पूरा का पूरा ये सिलेबस आपको मैं यहाँ यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ऑनलाइन क्लासेज जैसी होंगी, आपको हर दिन एक एक वीडियो मिलेगा और मैं पूरे 45 दिनों में चारों यूनिट जो आपके पास दिख रहे हैं जिनको आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये सब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे कवर करवाऊंगा। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो मैं आपको एक नंबर पे प्रोवाइड कराता हूँ जहाँ पे आप ओनली व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आएंगी या कोई भी आपका क्वेश्चन होगा रिलेटिंग टू वीडियो मतलब वीडियो से लेके, तो आप मुझे इस नंबर पे क्या कर देना, जस्ट व्हाट्सअप कर देना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये पहले ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद मैं कोई प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ कि इस नंबर पे कांटेक्ट करना है एंड वीडियो में लाइक करना है एंड कमेंट करना, ऐसी कोई बात नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि ये एक सर्विस है मेरे तरफ से उन स्टूडेंट के लिए जो फाइनल ईयर में है। क्योंकि एक्चुअली कोविड की वजह से 2 सालों से बच्चों ने कुछ पढ़े नहीं है और उनको समझने में बहुत सारी दिक्कतें आती है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं हुई है, इसीलिए मैं ये वीडियो कोर्स क्या कर रहा हूँ, एक चालू कर रहा हूँ। एक स्मॉल एफर्ट है मेरे तरफ से, अगर आपको ये पसंद आता है तो लोगों तक जरूर पहुँचाना, और जो लोग 5th सेमेस्टर में है उन तक ये बात जरूर पहुँचाना ताकि वो भी इस फ्री कंटेंट का यूज़ करके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले सके। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैंने बोला फ्री है तो ये मत समझना फ्री है मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू पेड से भी ज़्यादा है। अगर मैं ये सेम क्लास कहीं पढ़ाता हूँ तो मैं इसके 5000 रुपीज़ फीस चार्ज करता हूँ पर कैंडिडेट, लेकिन ये कोर्स आपको 45 डेज में पूरा फ्री ही मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सी जो बच्चे हैं जिनके साथ अभी कोविड की वजह से बहुत कुछ हुआ है उनके लॉस ना हो, इसलिए मैं एक छोटा सा एफर्ट लगा रहा हूँ। ज़्यादा बात नहीं करते, हम सीधा सीधा मैं आपको टॉपिक पे आता हूँ और मैं आपको पढ़ाना क्या कर देता हूँ, चालू कर देता हूँ। तो जो सबसे पहला यूनिट है हमारा FA का, वो है हमारा यूनिट नंबर 1 है अमलगमेशन। क्या है? अमलगमेशन। कभी सुने हो आपने वर्ड अमलगमेशन? सर हम तो पहली बार पढ़ रहे तो कहाँ से सुनेंगे, एज ऑब्वियस सही क्वेश्चन है। अमलगमेशन है और एक लिखा है एब्जॉर्प्शन, एक क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन। तो अब मैं इन दोनों बातों को आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, मान के चलिए आपको एक पता है कि एक कंपनी है मान के चलो और B एक कंपनी है, ये 2 कंपनियां हैं और ये दोनों कंपनियां ना एक काम करती है। सर काय का काम करती है? तो ये पेन बनाने का काम करती है। काय का काम करती है? पेन। मतलब A भी पेन बनाती है और B भी पेन बनाती है। सर सीधा सीधा बोलो ना कि ये सिमिलर बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? सिमिलर बिजनेस करते हैं। मतलब अगर 2 कंपनियां हो जो क्या करती हो, सिमिलर बिजनेस करती हो और खुद को बंद कर दे, क्या कर दे, खुद को बंद कर दे, मतलब कंपनी का क्या करवा दे, लिक्विडेशन करा दे, मतलब बंद करा दे और कोई एक नई कंपनी खोले, क्या खोल दे, न्यू कंपनी की फॉर्मिंग कर दे, नई कंपनी बना दे, इस चीज को क्या बुलाते हैं हम, अमलगमेशन। क्या बुलाते हैं? अमलगमेशन। बात तो आपके समझ में आ गई होंगी कि अगर A कंपनी और B कंपनी, अगर ऐसे 2 कंपनी होती है जो सिमिलर नेचर का बिजनेस करती है, एक जैसा बिजनेस करती है और खुद को बंद करती है दोनों कंपनियां और एक नई कंपनी बनाती है, तो उसे क्या बोला जाता है, अमलगमेशन बोला जाता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में A कंपनी बंद हुई, B कंपनी बंद हुई और उन्होंने क्या बनाए, C कंपनी बनाए, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसकी जनरल एंट्रीज कैसे बनती है, इसका लेजर अकाउंट कैसे बनता है, इसमें बैलेंस शीट कैसे बनती है, ये हमें कहाँ पढ़ना है, यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। तो बस मैंने आपको सिलेबस के इंट्रो में बताया कि अमलगमेशन क्या होता है। अगर आपको अमलगमेशन समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसके बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में। किसके बारे में? एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या जमीन पानी को एब्जॉर्ब करती है? जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो पानी को एब्जॉर्ब करती है? तो हाँ, करती है। आप बोलोगे एज ऑब्वियस, और आप मैं साइंस तो नहीं पढ़ाऊंगा आपको। एब्जॉर्ब करने का मतलब होता है अपने आप में समा लेना। अगर कोई मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर मैं पानी डालूंगा तो जमीन क्या करती है, पूरा का पूरा पानी अपने अंदर ले लेती है। तो सेम एब्जॉर्प्शन भी कुछ ऐसे ही है। जैसे मान के चलिए इसमें क्या होता है, एक होती है A कंपनी समझ के चलिए और दूसरी कंपनी होती है B कंपनी। तो ये जो A कंपनी होंगी ना, वो B कंपनी को पूरा का पूरा टेक ओवर करेंगी। एक वर्ड बोला मैंने, क्या बोला बेटा, टेक ओवर बोला। तो मतलब जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के बिजनेस को क्या करती है, टेक ओवर करती है और अपने नाम से क्या करती है, बिजनेस करती है, उसे क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। मतलब सर सिंपल में बताइए थोड़ा सा। तो बेटा A और B कंपनी 2 कंपनियां होंगी,
एक कंपनी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, और एक जो बंद हो गई उसके अलावा जो दूसरी कंपनी बची थी ए कंपनी, वो अपना बिजनेस क्या करेंगी, कंटिन्यूएशन में चालू रखेंगी। इससे क्या बोला जाएगा, एब्जॉर्प्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन हुआ। तो सर एब्जॉर्प्शन और अमलगमेशन में फ़र्क क्या हुआ, तो हाँ फ़र्क है बेटा। अगर मैं अमलगमेशन का एक क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ कि ए और बी था और ये क्या था, सी, मतलब ए और बी दोनों बंद हुआ था और बाद में क्या चालू हुई थी, सी चालू हुई थी। मतलब यहाँ पे दो कंपनियां बंद हुई और एक नई कंपनी चालू हुई। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ बेटा, तो दो कंपनियां थी जिसमें से एक ही कंपनी बंद हुई और जो पहली कंपनी थी उसने अपना बिजनेस क्या कर रखा, चालू रखा। मतलब सर अमलगमेशन में दो कंपनियां बंद होती है और एब्जॉर्प्शन में एक कंपनी बंद होती है। अमलगमेशन में एक नई कंपनी बनाई जाती है और एब्जॉर्प्शन में पुरानी ही कंपनी नए से क्या करती है, बिजनेस स्टार्ट करती है। तो कुछ वर्ड भी समझ लो बेटा, जो कंपनियां बंद होती है ना उन कंपनी को बोला जाता है वेंडर कंपनी। क्या बोला जाता है, वेंडर कंपनी। वेंडर मतलब होता है सेलर, जो अपना बिजनेस बंद कर रही है, मतलब अपना बिजनेस बेच रही है, तो ऐसी कंपनी को क्या बोला जाएगा, वेंडर कंपनी। और जो नई कंपनी बनती है या जो बिजनेस चालू रखती है उसे बुलाते हैं परचेसिंग कंपनी। क्या बुलाते हैं, परचेसिंग कंपनी। मतलब सिंपल हम ये बोलते हैं कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया, तो जो बंद हो गई उन्होंने अपना बिजनेस बेचा और जो बिजनेस चालू कर रही है अपना बिजनेस चला रही है, मतलब उन्होंने पुराना वाला बिजनेस खरीद लिया। तो जो कंपनी अब बंद होती है वो वेंडर कंपनी, जो कंपनी नए से चालू रहती है वो हमारी परचेसिंग कंपनी। सो यहाँ पे आप बता दो मुझे, ए था और बी था, बी ने अपना बिजनेस बंद किया तो बी कौन सी कंपनी हो गई, वेंडर कंपनी। और ए बिजनेस चालू कर रही है, मतलब ये कौन सी हो गई आपकी, परचेसिंग कंपनी। तो हमें टोटल इन सब बातों को कहाँ सीखना है बेटा, यूनिट नंबर 1 में सीखना है। ये हमारा पहला यूनिट है। तो इसमें आपको मैंने बता दूं, यहाँ हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका मीनिंग पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या थे, मेथड ऑफ परचेज कंसिडरेशन पढ़ेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे और अमलगमेशन के लिए किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। ये सब बातें हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, यूनिट नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं। सो ये हमारा हो गया यूनिट नंबर 1। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। यहाँ एक वर्ड आया है परचेज कंसिडरेशन। क्या वर्ड आया है, परचेज कंसिडरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जब ए कंपनी और बी कंपनी और एक सी कंपनी, तो सी कंपनी क्या कर रही है, ए और बी का बिजनेस खरीद रही है क्योंकि ये सेलर है और ये परचेसिंग कंपनी है। तो बेटा क्या ये जो ए कंपनी है, मतलब ये जो सी कंपनी है, ए बी वालों को पेमेंट नहीं करेंगी क्या, तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो उसको हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो हम जो पेमेंट करते हैं, मतलब ये जो सी कंपनी इन ए और बी कंपनी को पेमेंट करेंगी ना, उसे हम क्या बोलेंगे, परचेज कंसिडरेशन। और हमारे पूरे इस चैप्टर का मेन जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन होता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। सो इसमें ये चीज़ें हमें पढ़ना है, कहाँ पे, यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। तो फर्स्ट थिंग हो गई ये। अब यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो यूनिट नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। किसके बारे में, रिकंस्ट्रक्शन। तो जब भी मैं आपको रिकंस्ट्रक्शन वर्ड ये बोला तो आपको तो सबसे पहले आपके घर की याद आ गई होंगी। कंस्ट्रक्शन, अपना घर बनाए होंगे तो यहाँ पे क्या वर्ड है, रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या, बनाई गई चीज को वापस से कुछ चेंज करके क्या करना, बनाना। इट मीन्स रिकंस्ट्रक्शन करना। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, आपने अपना घर बनाई है, अपना घर बनाया, आपका होम है, ये घर है, और इसमें कुछ खराबी हो गई तो आपने क्या किया, इसको वापस तोड़ फोड़ के अपने नए से बनाया, तो आप इसको क्या बोलते हो, रिकंस्ट्रक्शन बोलते हो। तो हमारे चैप्टर का नाम ही तो वही है ना बेटा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। मतलब कंपनी अगर बनी है और इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ऐसा हो गया होगा कि कंपनी को चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोला जाता है, रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन भी 2 तरीके का होता है। रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जो हम चेंज करते हैं वो एक होता है, एक होता है इंटरनल होता है, तो दूसरा कौन सा होता है हमारा, एक्सटर्नल होता है। तो सर इंटरनल में क्या होता है, एक्सटर्नल में क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मतलब समझ जाना एब्जॉर्प्शन ही है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मतलब ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जैसे होता है या अमलगमेशन जैसे होता है। कैसे होता है ये मैं आपको डिटेली बाद में बताऊंगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बस कंपनी के अंदर में चेंज किए जाते हैं,
कंपनी की ओन चीज़ों में चेंज किया जाता है। कहाँ पे? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। और एक्सटर्नल में कंपनी की बहुत सारी लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है, एंड देन बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने के बाद ही क्या किया जाता है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। सेम एब्जॉर्प्शन या अमलगमेशन जैसे। इसलिए जब हम अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे ना, तब हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो अब बस आपको इतनी बात याद रखनी है, कंपनी जब अपने इंटरनल मैटर्स को, इंटरनल लायबिलिटीज को, इंटरनल थिंग्स को अगर चेंज करके कंपनी अपना लुक चेंज करती है, तो वो क्या हो गया? उसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और जब कंपनी अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट वगैरह करती है और नए से कंपनीज बनाती है, तो वो क्या हो गया? आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये बात आपको समझ में रखना है। तो ये हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसे हाँ एक्चुअली करते क्यों है रिकंस्ट्रक्शन, एक्चुअली मीनिंग क्या होता है इसका, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफरेंस क्या है रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन में, और अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है रीऑर्गेनाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन की। ये सब बातें हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे सर आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के एग्जांपल्स नहीं दिए। बेटा मैं दूंगा, बट टाइम आने पर। अभी मैं आपको बस सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है इसका एक थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ। इसलिए तो मैंने बोला कि ये जो वीडियो है बस इंट्रोडक्शन पर्पज से बनाई गई है, क्योंकि हमें ये पता चले कि एक्चुअली हमें पूरे सेमेस्टर में पढ़ना क्या है। अगर आपको ये पता रहा ना कि पढ़ना क्या है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। दैट्स वाई। सो ये हमारा कौन सा है? यूनिट नंबर 3 है, जिसको हम पढ़ेंगे। हमारा यूनिट नंबर एक्चुअली यूनिट नंबर 3 था। अभी हम पढ़ेंगे किसको? यूनिट नंबर 3 के बारे में जानेंगे। क्या है यूनिट नंबर 3? तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न। अब देखो यहाँ एक वर्ड दिया है बेटा, पब्लिक यूटिलिटी। सर पब्लिक यूटिलिटी मतलब क्या? तो बेटा बात तो सिंपल है, जो लोगों की जरूरत की चीजें होती है। पब्लिक मतलब लोग, यूटिलिटी मतलब जरूरत, उपयोगिता। तो लोगों के उपयोग की जो चीज होती है उसे हम बुलाते हैं पब्लिक यूटिलिटी। पब्लिक यूटिलिटी में क्या? तो लोगों को क्या जरूरत है? मेनली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, गैस चाहिए और वाटर चाहिए। तो ये वाटर सप्लाई, तो ये 3 जो चीजें आती है वो हमारे काय में आती है? पब्लिक यूटिलिटी का पार्ट होती है। तो आपको पता है बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आपको गैस प्रोवाइड कराती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, वाटर प्रोवाइड कराती है। तो इनकी अकाउंटिंग जो की जाती है वो की जाती है डबल अकाउंटिंग सिस्टम से। सर एक्चुअली ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? हाँ बेटा, ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेंज लगेगा कि इनका डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है ना वो थोड़ा अलग होता है। हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। देखो अकाउंटिंग के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम और एक होता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में बोलो या पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज में हम ये सीखेंगे कि जो गैस वाली कंपनियां होती है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाली कंपनियां होती है, या फिर वाटर कंपनियां होती है। जैसे एक ओरिएंट हो गया, इलेक्ट्रिक कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा। बजाज इलेक्ट्रिसिटी आती है, एनर्जी वाली कंपनी आती है। तो ऐसे कुछ कंपनियां होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और लोगों तक पहुंचाती है। तो ये अपनी अकाउंटिंग कैसे करते हैं पब्लिक यूटिलिटी वाले कंपनीज, तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें क्या करना है, यहाँ पे सीखना है। मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ। ये जो अपने अकाउंटिंग बनाते हैं इसमें रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं। एक ये जो बनाते हैं वो बनाते हैं नेट रेवेन्यू अकाउंट। क्या बनाते हैं? नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं। ये एक और अकाउंट बनाते हैं वो होता है कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं? एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और एक बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो कहाँ होता है? पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में। रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। तो हमें ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सब चीज़ें हम बाद में देखने वाले हैं। मतलब यूनिट नंबर 3 हमारा ऐसा है। ठीक है, बात आगे देखते हैं बेटा। आगे है हमारा यूनिट नंबर कौन सा? 4। यूनिट नंबर क्या है? 4। तो यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वैल्यूएशन ऑफ शेयर के बारे में। अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर, तो हर एक शेयर की अपनी एक प्राइस होती है जिसे हमें डिसाइड करने की अलग अलग मेथड। सो वैल्यूएशन में हमें मेथड्स देखनी है। हर एक शेयर की वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं आज एक नाम बताता हूँ, एमआरएफ। आपने सुने होंगे एमआरएफ। एमआरएफ एक टायर बनाने वाली कंपनी है जिसका एक शेयर बेटा आज 85,000 का है। कितने का है?
85,000 का है। अगर आप मैं आपको एक और नाम बताऊँ, VI, वोडाफोन आइडिया की जो कंपनी है वी जिसे हम बुलाते हैं, आज उसका एक शेयर 9 रुपये 20 पैसे का है। इट मीन्स देखो मतलब हर एक कंपनी का एक शेयर है और उसकी एक क्या है, प्राइस है। तो हमें इसमें ये चेक करना है, इस चैप्टर में ये पढ़ना पड़ता है कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैसे किया जाता है, कि एक शेयर की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, ये चीज़ें हमें पढ़ना है। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर की बहुत सारी मेथड्स होती है, जिसमें से मैं आपको मेनली कुछ मेथड बताता हूँ। एक मेथड होती है जो उसके नेट असेट्स से डिपेंड करती है। नेट असेट्स मतलब कंपनी की असेट्स को देखेंगे और कंपनी के लायबिलिटीज को देखेंगे और बाद में हम उसकी क्या करेंगे, उसके शेयर की वैल्यू को देखेंगे कि उसकी शेयर की वैल्यू कैसे बन रही है। इसी नेट असेट से जो वैल्यू निकलती है शेयर्स की, उसे हम बुलाते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बुलाते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। सेकेंड होती है एक यील्ड वैल्यू। क्या होती है, एक यील्ड वैल्यू। तो अब ये यील्ड वैल्यू जो मेथड होती है, इसमें क्या होता है, तो देखिए आप मुझे बताना, अगर मैं कभी भी किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूं तो मैं क्यों खरीदता हूं, कि कंपनी अगर मैं फ्यूचर में आज पैसा लगाऊं तो कंपनी मुझे फ्यूचर में जाकर डिविडेंड दे दे, अच्छा खासा डिविडेंड दे दे। हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे कि अगर आप किसी भी कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीदते हो तो आपको कंपनी डिविडेंड देती है। और ऐसा एक केस भी हुआ था, आप शॉक हो जाओगे। एक कुछ 35 साल पहले किसी एक इंसान ने 10,000 के शेयर खरीदा था। कितने के शेयर खरीदा था बेटा, बस 10,000 के। और आज जब उसने वो शेयर को देखा उनकी वैल्यू कितनी है, तो आप शॉक हो जाओगे। इस अराउंड 10 CR के करीब करीब उस 10,000 की क्या थी, शेयर की वैल्यू थी। तो ये क्या हुआ, बोनस हो गया, डिविडेंड हो गया, इन सब चीज़ों से उसके 10,000 रुपये कितने बन गए, 100 करोड़ रुपए बन गए। ऐसा अभी केस हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न बहुत मैटर करता है कि आपको डिविडेंड कितना मिलता है। तो जो यील्ड वैल्यू होती है ना, इस मेथड में हम शेयर की वैल्यू डिविडेंड को देख के करते हैं। किसको देख के करते हैं, डिविडेंड, जिसको हम बुलाते हैं रिटर्न। आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है, इसको देख के हम क्या करेंगे, उस शेयर की वैल्यू को कंसीडर करेंगे। एंड जो लास्ट मेथड होती है वो होती है हमारी फेयर वैल्यूएशन मेथड। क्या होती है, फेयर वैल्यूएशन मेथड। मतलब कि एक शेयर का वैल्यूएशन नेट असेट से भी मत करो, यील्ड से भी मत करो, आप क्या करो, इन दोनों को लो, दोनों से कैलकुलेट करो और बाद में इसका आधा कर दो। मतलब मान के चलो नेट असेट से किसी की वैल्यू 10 रुपये आई है, यील्ड से 20 रुपये आई है, तो आप ये नहीं बोल सकते 10 सही है या 20 सही है। आप एक काम करो, फेयर वैल्यू करो, इन दोनों का प्लस करो, कितना आ गया 30, फिर इसका एवरेज कर लो आप, कितना आ गया 30 का आधा 15। तो ये कहा होता है फेयर वैल्यू में होता है। इसलिए फेयर वैल्यू का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू और अपॉन में आएगा 2, तो जो आएगा हमारा वो क्या बनता है, फेयर वैल्यूएशन। तो इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि कंपनी के शेयर की वैल्यू को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, शेयर होता क्या है और शेयर की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। एंड देन लास्ट थिंग कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो ये मैंने लास्ट में लिखा हुआ आप सबके लिए, वो होता है 31 मार्च। अगर क्वेश्चन में दिया हो या ना हो, आप समझ जाना हमारा फाइनेंशियल अकाउंट ईयर जो होगा वो कब खत्म होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने ये जो सिलेबस समझाया वो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको समझ में भी आया होगा। सो कल से मैं अगले 45 डेज तक मैं आपको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के जरिए पढ़ सके। धन्यवाद।